हेलो स्टूडेंट्स, अपन क्या एसबीएन में डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं, है ना। डी एंड एफ ब्लॉक में अपन कल इसके 9 टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद में अपने 10वां ये जो टॉपिक है वो क्या है, अंतराकाशी यौगिक। देखो अंतराकाशी यौगिक क्या होता है, जो भी अंतराकाशी स्थान होते हैं उन अंतराकाशी स्थानों के अंदर कोई दूसरे यौगिक या दूसरे कोई भी छोटे परमाणु आकर के उसमें फंस जाते हैं। जैसे मान लो कोई सॉलिड है, ऐसे कोई सॉलिड है, ठीक है, ऐसे ये डी ब्लॉक का कोई यौगिक है, मान लो चाहे आयरन का ही हो या किसी भी डी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का, मान लो ऐसे कोई सॉलिड है। अब इस सॉलिड के अंदर ये जो अंतराकाश है, ये अंतराकाश मतलब इनमें जो रिक्ति बची हुई है, इन रिक्तियों के अंदर कोई दूसरा परमाणु आकर के फंस जाए जिसका आकार लगभग इस रिक्ति के बराबर ही हो, ठीक है, इस अवकाश के बराबरी उसका आकार हो, उस आकार का कोई भी परमाणु आकर के क्या हो जाए, इसमें फंस जाए, ऐसे इनमें फंस जाए छोटा परमाणु आकर के ऐसे अब ये जो यौगिक बन गया, अब इस यौगिक को क्या बोलेंगे, इस सभी रिक्तियों में ऐसे क्या हो जाएगा, कोई दूसरा इसके आकार का, जो इस रिक्ति के आकार का होगा वो परमाणु आकर के इनमें क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। अब इससे क्या होगा कि ये जो यौगिक था वो यौगिक पहले वाले यौगिक से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़्यादा ठोस हो जाएगा, ज़्यादा रिजिड हो जाएगा, ठीक है, कठोरता ज़्यादा आ जाएगी इसमें। जो ये परमाणु थे पहले, इसके अंदर जो ये रिक्तियाँ थी, उन रिक्तियों में कोई दूसरा परमाणु आ गया इन रिक्तियों के आकार के बराबर वाला ही। वैसे ही जो डी ब्लॉक के यौगिक हैं उनकी घनत्व काफ़ी ज़्यादा होता है और वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी बीच में थोड़ा थोड़ा जो स्पेस है ना वो बचता है। उन स्पेस में बोरॉन हो गया छोटे आकार के, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये जो एलिमेंट है वो आकर के इनमें बीच में फंस गए। इनके बीच में फंसने से ये क्या बन गए, अंतराकाशी यौगिक बन गए। ये अंतराकाशी जो यौगिक होते हैं ना, उनकी क्या विशेषता होती है, ये पहले जिस जो यौगिक था उससे अधिक कठोर हो जाएंगे, दूसरी बात ये यौगिक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक होते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक होते हैं। अंतराकाशी यौगिक को अपन इस तरह से पढ़ सकते हैं, जैसे मान लो अपने पास में खाली डिब्बा, उसमें अपने कांच की गोलियां भर ली, फुल भर ली, ठीक है, एकदम उसको हिला कि जितनी कांच की गोलियां अधिकतम आ सकते हैं उतना भर लो। अब उसमें अपन क्या करेंगे कि मिट्टी भरेंगे, ठीक है, तो कांच की गोलियों के बीच में जो अवकाश बचेगा उस अवकाश में मिट्टी को ऐसे हिला करके थोड़ी देर में मिट्टी क्या हो जाएगी, उन कांच की हर गोले के बीच में थोड़ी मिट्टी फंस जाएगी। तो उस प्रकार से ये अंतराकाशी यौगिक होते हैं। जो परमाणु होंगे उनके बीच में जो रिक्त स्थान बचेगा ना, उन रिक्त स्थानों में छोटे आकार के जो परमाणु होंगे ना वो आकर के फंस जाएंगे, और इस प्रकार के जो यौगिक होंगे उनको क्या बोलते हैं, अंतराकाशी यौगिक बोलते हैं। ये यौगिक पहले वाले यौगिकों से अधिक कठोर होंगे और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक प्रकृति के होंगे, ठीक है। उसके बाद में जो डी और एफ ब्लॉक के यौगिक हैं उनके चुंबकीय जो प्रवृत्ति होती है वो किस चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, वो 2 वजह से होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण, इलेक्ट्रॉन के चक्रण गति के कारण क्या चुंबकीय प्रवृत्ति होगी। देखो चुंबकीय गुण है ना, वो अगर कोई आवेश है वो स्थिर रहेगा तो विद्युत गुण होगा उसमें, अगर वो गति करेगा तब उसमें चुंबकीय गुण आएगा। गति चाहे कैसे भी हो, अगर मान लो वो कक्षीय गति कर रहा है, मतलब जो नाभिक है उसके चारों ओर अगर वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो वो कक्षीय गति होगी। इसके कारण से, इस इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण से इसमें क्या हो जाएगा, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, उत्पन्न होगा, और जो इलेक्ट्रॉन की चक्रीय गति है उसके कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, और जो कक्षीय गति है उसके कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, और चक्रण के कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण
तो दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण होंगे, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण गति के कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। इन दोनों के योगफल के कारण से कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा और उसकी वजह से इसमें जो परमाणु है उसमें क्या पाई जाएगी, या डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें क्या पाई जाएगी, चुंबकीय प्रवृत्ति पाई जाएगी। चुंबकीय प्रवृत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तभी होती है, युग्मित इलेक्ट्रॉनों में चुंबकीय जो प्रवृत्ति होगी वो कम होती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं आपको अब डी ब्लॉक के 2-3 सवाल करवाता हूँ पहले, है ना, यहाँ तक डी ब्लॉक की थ्योरी हो जाती है कंप्लीट। उसके बाद में मैं आपको डी ब्लॉक के कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, है ना, और दोनों में आते हैं, सीबीएसई आरबीएसई दोनों में सेम टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो स्कैंडियम के यौगिक रंगहीन प्रवृत्ति के क्यों होते हैं, रंगहीन प्रवृत्ति के क्यों होते हैं। स्कैंडियम के यौगिक रंगहीन प्रवृत्ति के क्यों होते हैं। ठीक है, तो पहले तो अपन ये देखेंगे क्वेश्चन में कि भाई ये रंगीन प्रवृत्ति क्या होती है या रंगीन प्रवृत्ति क्या होती है। तो रंगीन या जो रंग आने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्यों होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण से कोई भी यौगिक या कोई भी जो एलिमेंट है वो क्या होगा, रंगीन होगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो क्या होगा, रंगहीन होगा। अब जो स्कैंडियम है उसके इलेक्ट्रॉनों की बात चली तो इसका लिख लो क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आर्गन 18। ठीक है, उसके बाद में 4s2 और 3d1 ऐसे, ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अपने भाइतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया 4s2 3d1। तो ये स्कैंडियम का अपन ने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। अब इसने कहा स्कैंडियम के यौगिक रंगहीन क्यों होते हैं, स्कैंडियम के यौगिक। अब स्कैंडियम के यौगिक बनेंगे तो स्कैंडियम के यौगिक बनने का ये मतलब हुआ कि जो स्कैंडियम होगा वो ऑक्सीकरण अवस्था में होगा या फिर इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा या ग्रहण करेगा, है ना, तभी तो वो यौगिक बनाएगा, मतलब इसके आयंस बनेंगे। तो ये जो स्कैंडियम है वो क्या है, धातु है। तो धातु होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और स्कैंडियम हमेशा +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था मतलब ये तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। ठीक है, ये इसकी +3 ही दर्शाने का क्या कारण है, ये इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्यागेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा बचेगा, आर्गन के जैसा बचेगा। और आर्गन क्या है, अक्रिय गैस है, तो आर्गन अक्रिय गैस होने की वजह से इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है, +3। अब +3 ही अगर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है तो स्कैंडियम स्थायी यौगिक बन गया। अब स्थायी यौगिक बन गया तो अब इसके अंदर जो आर्गन अक्रिय गैस है उसके बाह्यतम कोष का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे तो उसमें अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होंगे वो कैसा होगा, वो यौगिक होगा रंगहीन प्रवृत्ति का। ठीक है, तो ये रीजन होता है कि स्कैंडियम के रंगहीन होने की प्रवृत्ति क्यों होती है। तो रंगहीन प्रवृत्ति होने की वजह क्या है, स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इसके अंदर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और इस वजह से ये क्या होता है, रंगहीन प्रवृत्ति का होता है। दूसरा इसमें ये क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो क्रोमियम है +2 वो अपचायक के समान व्यवहार करता है, क्यों। पहले ये तो क्रोमियम +2 अपचायक के समान व्यवहार क्यों करता है। तो अब देखो सबसे पहले क्रोमियम +2 की बात की इसने, तो पहले अपन क्या करेंगे, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। ये मतलब जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ऐसे नहीं भाई यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप क्वेश्चन करने का तरीका देख लो कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। फिर कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर लो, कि सॉल्व करना सीखो उसको। ऐसे नहीं मैं 10 क्वेश्चन करवा दूँ और आप उन 10 क्वेश्चनों को याद कर लो और क्वेश्चन कोई और आ जाए फिर आप ऐसे बोलो भाई हाँ गुरुजी आउट ऑफ सिलेबस, है ना, ऐसे नहीं होता है। आप ऐसे नहीं भाई मैं कितने क्वेश्चन करा सकता हूँ, 50 करा दूंगा, 100 करा दूंगा। वो आप क्वेश्चन को तरीका सीखो, उसको
करने का कि भाई क्वेश्चन है ना इस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो इसने क्या बोला, क्रोमियम +2। तो सबसे पहले अपन क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। फिर इसने कहा अपचायक के समान व्यवहार क्यों दर्शाता है। तो फिर अपन ये देखेंगे भाई अपचायक होता क्या चीज़ है। तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 4s2 3d 4s1 और 3d 5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब इसने कहा क्रोमियम +2 में होना चाहिए, तो +2 में होना चाहिए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो 4s कितना हो जाएगा 0 और 3d कितने हो जाएंगे 4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया क्रोमियम +2 का। ठीक है, ये क्रोमियम का, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अपने क्या किए, रिमूव किए, 2 इलेक्ट्रॉन हटाए, तो ये क्रोमियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखो अपचायक के समान व्यवहार क्यों करता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि भाई अपचायक क्या होता है। तो अपचायक होने की प्रवृत्ति का मतलब होता है कोई भी तत्व तभी अपचायक होगा जब वो दूसरे का अपचयन करेगा और खुद का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब इसका ऑक्सीकरण कब होगा, जब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी, मतलब ये +2 से +3 में जाएगा। या फिर अपन ये कह सकते हैं भाई ये एक और इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अगर ये मान लो एक और इलेक्ट्रॉन त्यागे तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन और त्यागेगा तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4s0 3d3। अब 4s0 3d3 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब CFT के अनुसार इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में से इस 4s0 3d4 और 4s0 3d3 में से जो ज़्यादा स्थायी विन्यास होगा वो CFT के अनुसार कौन सा होगा, ये होगा 3d3 वाला, अधिक स्थायी होगा। इसका अधिक स्थायी होने का कारण क्या है, क्योंकि T2G में अधिकतम जब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो T2G क्या होगा, अर्धपूरित, और अर्धपूरित विन्यास क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। अर्धपूरित होगा और अर्धपूरित विन्यास क्या होंगे, अधिक स्थायी होंगे। इस पूरे सवाल को वापस से देखो, क्रोमियम +2 अपचायक के समान व्यवहार क्यों करता है। तो अपन ने पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, वहाँ से अपन क्रोमियम +2 के ऊपर गए। फिर इन्होंने कहा भाई अपचायक के समान व्यवहार क्यों करता है। तो अपचायक का क्या मतलब होता है, खुद का ऑक्सीकरण, खुद का ऑक्सीकरण, और जो सामने दूसरा कोई भी यौगिक होगा उसका अपचयन, या फिर ये कह दूं कि दूसरे का अपचयन, दूसरे का अपचयन। अब दूसरे का अपचयन हुआ तो क्रोमियम +2 का अपचायक कब होगा, जब खुद का ऑक्सीकरण होगा। खुद का ऑक्सीकरण होगा मतलब क्रोमियम +2 से किस में जाना चाहिए, +3 में, +4 में, ऐसे जाना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, क्रोमियम को एक बार ऐसे देखा ट्रायल करके, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और क्रोमियम क्या बन गया, +3। तो इसका ऑक्सीकरण हुआ, मतलब ये अपचायक के समान व्यवहार करेगा अगर ये +3 इस +2 वाले से ज़्यादा स्थायी हो जाएगी तब। तो +3 देगा तो 4s0 3d3 विन्यास है इसमें। अब CFT के अनुसार क्या होता है, अधिक स्थायी विन्यास हुआ ये, क्योंकि अधिक स्थायी विन्यास होने का कारण क्या है, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो अर्धपूरित विन्यास बन गया। और अर्धपूरित विन्यास और जो पूर्णपूरित विन्यास है वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से अधिक स्थायी होते हैं। तो ये वास्तव में क्रोमियम +3 +2 से क्या हुई, ज़्यादा स्थायी हुई। तो वाकई में क्रोमियम +2 +3 में जाना चाह रहा है, मतलब वास्तव में क्रोमियम +2 का ऑक्सीकरण होना चाहता है, मतलब क्रोमियम +2 का ऑक्सीकरण होगा तो खुद का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का अपने आप अपचयन होगा। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो इसने त्यागा है वो उसके पास वाला जो दूसरा परमाणु है वो उसको ग्रहण करेगा, है ना, रिएक्शन में जो भी होगा, तो इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये अपचायक के समान व्यवहार करेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में चुंबकीय आघूर्ण के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चुंबकीय आघूर्ण में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, और चुंबकीय आघूर्ण की इकाई समेत अपने को एक तरह से न्यूमेरिकल के जैसे उसको सोल्व करना होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछा, मान लो कोई भी यौगिक दे देगा आपको कि MnO4 का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, ऐसे पूछा क्वेश्चन। अब चुंबकीय आघूर्ण है तो इसका फॉर्मूला पहले तो इसको म्यू से दर्शाते हैं, √n+2, ये इसका फॉर्मूला है। और इसकी जो इकाई होती है वो होती है बोर मैग्नेटोन। ठीक है, तो अपन इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे।
यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण है। और एन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एन क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। और म्यू क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा। अब अपन क्या करेंगे, KMnO4 यौगिक को पहले खोल के लिखेंगे कि भाई ये KMnO4 क्या है। तो अपने इसको आयनों में तोड़ा तो K+ और दूसरा MnO4 माइनस, K+ और MnO4 माइनस, पोटेशियम और MnO4 माइनस में ये टूट गया। अब जो MnO4 है उसको भी अपन लिख देंगे, ये मैग्नीज, ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, ऐसे अपने एक रफ डायग्राम बना लिया। देखो ऑक्सीजन को जोड़ने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि जितने ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे कोई भी यौगिक हो, जितने नेगेटिव हो उतने ऑक्सीजन को एक बंध से जोड़ करके उसके ऊपर नेगेटिव लिख देते हैं। बाकी के जितने भी ऑक्सीजन बच गए उनको डबल बॉन्ड से जोड़ करके लिखते हैं। दोबारा देखो, जो KMnO4 है, ठीक है, उसको अपन ने पहले आयनों में तोड़ा, फिर अपन ने इसको भी किस प्रकार से, क्योंकि ये तो आयनिक यौगिक है KMnO4, अब ये सहसंयोजी बंध है इसके अंदर MnO4 में, तो सहसंयोजी बंध को अपन ने क्या, इनको खोल करके लिखा। तो अपन ने खोल करके कैसे, इसका तरीका क्या होता है, जितने यहाँ पे माइनस लिखे हुए हो उतने ऑक्सीजन सिंगल बंध से जोड़ करके उतने सब ऑक्सीजनों पर एक एक ऋणात्मक चिन्ह लगा दो। तो ठीक है, तो अपने पास में एक माइनस था तो एक ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ करके क्या, एक ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद में अगला क्या था, MnO3, मतलब 3 ऑक्सीजन बचे, MnO4 में से एक गया तो 3 ऑक्सीजन बचे, तीनों को किससे, डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। कभी कभी इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी जोड़ते हैं, पर ऐसे कोऑर्डिनेट वाले यौगिक क्या है, कम है। तो कोऑर्डिनेट वाला भी जब कभी आएगा तब बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो ये चीज़ हुई, ये अपने पास में MnO4 आ गया। अब इसमें चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण पूछेगा केंद्रीय परमाणु का, केंद्रीय परमाणु का, या तो वो डायरेक्ट आपको ये कह देगा कि आप मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा ये बताओ। अगर ऐसे नहीं बोले, अगर मान लो यही सवाल हो इस तरह का ही, लेकिन KMnO4 की जगह कोई दूसरा यौगिक हो और आपको ऐसे नहीं पता भाई किसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, पोटेशियम का निकालूं, मैग्नीज का निकालूं, ऑक्सीजन का निकालूं, किसका निकालूं, तो आप क्या करोगे, हमेशा केंद्रीय परमाणु का निकालते हैं। ठीक है, अगर वो ये नहीं बताए कि इस यौगिक में से इस एलिमेंट का, इस परमाणु का निकालो, ऐसे नहीं बोले तो हमेशा किसका निकालोगे, केंद्रीय परमाणु का निकालोगे। अब अपने केंद्रीय परमाणु का क्या निकाला, ऑक्सीजन, ये इसकी संरचना बना ली। अब इसके बाद में देखो मैग्नीज का अपन ने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, और फिर मैग्नीज। तो ये 21, 22, 23, 24 और 25वें नंबर पे आ रहा है। और मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखाया था 25वें में, 3d5 और 4s2, 3d5 4s2, ठीक है। अब इसके अंदर ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बंध कितने बना रखे हैं ये देखो, 2 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ रहे हैं, एक मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है 2 बंधों से, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ रहा है 2 बंधों से, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ रहा है 2 बंधों से, और एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ रहा है सिंगल बंध से, ठीक है। तो टोटल कितने ऑक्सीजन हुए, 3 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड वाले, और एक ऑक्सीजन यहाँ। अब एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, मतलब एक ऑक्सीजन का और एक मैग्नीज का। अपन मैग्नीज के अगर गिन ले कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए बाह्यतम कोश में, जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, तो देखो 2 मैग्नीज ने इधर वाले बंध में खर्च कर दिए, 2 यहाँ पे 4, 2 यहाँ पे 6 और एक यहाँ पे 7, तो टोटल 7 के 7 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 0। तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, 4s0 और 3d0, और यहाँ पे आर्गन तो अपन किस लिए लिखते हैं, अक्रिय गैस विन्यास हो जाएगा। अगर इसने ये वाला यौगिक है तो इसका जो अक्रिय गैस विन्यास हो जाएगा आर्गन की वजह से, इसके में दोनों में 0 है तो आर्गन जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आर्गन तो अक्रिय गैस है, इसमें सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अपन फॉर्मूले में क्या लिखना था, एन की जगह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिखने थे। अब एन की जगह क्या लिखूँ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो एन की जगह क्या लिखोगे, 0, तो म्यू की मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। म्यू इक्वल टू √n, एन की जगह क्या लिख देंगे अपन, 0, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फिर 0 + 2, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बोर मैग्नेटॉन। अब 0 की क्या यूनिट होती है, वैसे पर यूनिट लिखनी चाहिए अपने को, तो इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
इसी तरह से अगर मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन हो, जैसे मान लो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसे लिखवा दिया, मान लो Fe+3 का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। मान लो ये सवाल है अपने पास में, तो Fe+3 का निकालेंगे अपन, है ना। वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के बाद में ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब ये, है ना। लेकिन फिर भी मान लो Fe+3 का निकालना, तो पहले Fe का क्या लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा, 3d6 4s2 और यहाँ पे आर्गन, ठीक है। अब +3 है तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से उड़ा दो, तो ये आर्गन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d5 और 4s0, ये आ गया। अगर मान लो वीक लिगेंड है इसके साथ में, ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन पढ़ लेंगे भाई, इसकी एप्टी क्या होती है, वीक लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। तो अगर मान लो वीक लिगेंड है इसके साथ में, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 5 ही रहेंगे। तो एन की जगह क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ 5 और 5 + 2, तो 7×5 35, और 35 का क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा। और अपने पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने थे, ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो ऐसे अपने को सॉल्व करना होता है। इसकी एक ट्रिक और बताता हूँ आपको, जो बोर मैग्नेटॉन जो म्यू में आंसर आएगा ना, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के पास या उससे थोड़ा अधिक आता है। देखो दोबारा से समझो, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे ना, बोर मैग्नेटॉन या जो चुंबकीय आघूर्ण है ना, उसका मान उसके आसपास ही आता है। अगर मान लो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2, तो जो बोर मैग्नेटॉन है ना, उसका आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट कुछ। अगर 3 है तो आएगा 3 पॉइंट कुछ, 4 है ना तो आंसर आएगा 4 पॉइंट कुछ। तो अगर आपके उल्टे पुल्टे कुछ आंसर आ रहे हो ना, जैसे मान लो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 5 और आपके आंसर आ रहे हैं 6, तो गलत होगा। समझ गए मेरी बात को। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पॉइंट लगा के कुछ आंसर आता है हमेशा। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद में अपन देखो एफ ब्लॉक की लगभग चीज़ें वैसे मैं इसमें आपको कमेंट कर करके पढ़ा दी, फिर भी एफ ब्लॉक में अपन 2 अलग से चीज़ें देख लेते हैं। एफ ब्लॉक होता क्या है, कल ही अपन ने डिस्कस किया था कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें नीचे सबसे नीचे जो 2 लाइनें होती है वो एफ ब्लॉक की लाइनें होती हैं, ठीक है। ऐसे पूरी पीरियोडिक टेबल मान लो ऊपर है और उसके नीचे क्या होता है, एफ ब्लॉक की 2 लाइनें होती हैं। ऐसे इस लाइन में 14 पूरे तत्व मैंने कल लिखे बता दिए थे, और फिर इस वाली लाइन में भी, है ना, इसमें भी टोटल 14 तत्व आएंगे। ऐसे तो 14 तत्व टोटल 28 तत्व आएंगे। तो पहली बात तो है कि एफ ब्लॉक में टोटल कितने तत्व होंगे, 28 तत्व होंगे, 14 इसमें और 14 इसमें। इनको अपन ने कल ही बता दिया मैंने आपको कि भाई लेंथेनॉइड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड बोलते हैं। अब ऊपर वालों को लेंथेनॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तत्व लेंथेनम के बाद में आते हैं। इनको एक्टिनॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तत्व एक तत्व है एक्टिनम, उसके या एक्टिनियम उसके बाद में आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद में इसके अंदर लेंथेनॉइड संकुचन अपन कल डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये जो 14 तत्व आते हैं उनमें क्या होता है कि अच्छा लेंथेनॉइड संकुचन मैंने ये तो बता दिया था कि भाई उनमें कैसे लगता है। लेंथेनॉइड संकुचन देखो आप, पहले मैं थोड़ा सा इसको ऐसे खोल करके बताता हूँ आज की भाई लेंथेनॉइड संकुचन होता क्या है। लेंथेनॉइड संकुचन देखो, लेंथेनॉइड संकुचन उन 14 तत्वों की वजह से उन तत्वों में जो प्रभाव होता है, पूरी आवर्त सारणी में जो प्रभाव है वो अपन देख चुके हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों में इनका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन अपन लेंथेनॉइड संकुचन होता क्या है ये चीज़ देखो कि लेंथेनॉइड, इसका नाम तो लेंथेनॉइड संकुचन इसलिए है कि ये लेंथेनॉइड श्रेणी में पाया जाता है। और लेंथेनॉइड श्रेणी इसलिए बोलते हैं कि वो लेंथेनम के बाद वाले जो 14 तत्व हैं उन वो लेंथेनम के बाद आ रहे 14 तत्व, इसलिए इनको लेंथेनम श्रेणी बोलती है। अब लेंथेनॉइड संकुचन होता क्या है ये इसका पता चलेगा अपने को इसके जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिख लो, N-2F, N-1D और NS, ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसमें 1 से लेकर के 14 तक तत्व आ सकते हैं, इसमें 0 या 1 और इसमें 2,
ऐसे इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंथ जो 4f ब्लॉक के तत्व हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अब इसमें देखो n-2f 1 से लेकर 14 तक तत्व होंगे और इसमें 0 या 1 इसमें क्या होते हैं 2 तत्व होते हैं। अब लैंथेनॉइड संकुचन का क्या मतलब होता है कि भाई इसके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन आएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो किस में आएगा n-2f में आएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण होगा वो किस में बढ़ेगा n-2f में आएगा। आंतरिक जो कोश है ना उसके अंदर n-2f में, इसलिए तो इनको f ब्लॉक के तत्व है। देखो किसी भी ब्लॉक को इस आधार पे अलग अलग किया गया है कि अगर मान लो p ब्लॉक में p ब्लॉक में जो जो तत्व रखे गए हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जाता है ना, या p मतलब कक्षक में जा रहा है, p कक्षक के p उपकोष के किसी कक्षक में जा रहा है, p उपकोष में जा रहा है, अपन ये कहना ज़्यादा सही रहेगा है ना। तो p उपकोष में जाता है। f ब्लॉक में वो तत्व रखे गए हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है f उपकोष में जाता है ना। और उसमें जो s है उसमें s में जाता है इसलिए उसको s बोलते हैं। d वाले में n-1d में जाता है इसलिए इसको d बोलते हैं। ठीक है, अब जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा n-2f में जाएगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा। अब प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो क्या होगा, देखो इधर ये नाभिक है और नाभिक के बाहर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब ये मान लो ns वाले हो गए, ये से n-1d वाले हो गए और ये n-2f वाले हो गए। अब जब अपन बाएं से दाएं साइड में जाते हैं इस साइड में, ठीक है, तो इनका जो आकार है ना लैंथेनॉइड के जो तत्व हैं उनका आकार अचानक से मतलब जितना घटना चाहिए उससे अधिक ही घटता है लैंथेनॉइड के जो तत्व है ना उनमें। इसका कारण क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाते हैं तो ये इसका प्रतिकर्षण बढ़ता है। ठीक है, और ये मतलब नाभिक और ये जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में प्रतिकर्षण बढ़ता है और जो इलेक्ट्रॉन है उनका प्रतिकर्षण यहाँ पे बढ़ता है। तो कुल मिलाकर जो प्रभावी नाभिक आवेश है ना उसका मान ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो बाह्यतम कोश है वो यहाँ पे इतना बाहर होने के बजाय थोड़ा अंदर की साइड में आ जाता है। यहाँ पे ऐसे थोड़ा अंदर की साइड में आ जाता है। अभी अंदर की साइड में आने का वजह मैंने आपको बता दी। इस चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, लैंथेनॉइड संकुचन बोलते हैं। इसी तरह से सेम ऐसे ही एक्टिनॉइड के जो तत्व हैं उनमें एक्टिनॉइड संकुचन पाया जाता है, पर वो इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है ना। पर कारण उसमें भी वही है n-2f में इलेक्ट्रॉन उनके जाते हैं जिसकी वजह से प्रतिकर्षण उनका कम लग पाता है, नाभिक के आकर्षण बढ़ जाता है और इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड संकुचन बोलते हैं। उसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्व हैं उनमें, यानी कि लैंथेनॉइड और जो एक्टिनॉइड जो तत्व हैं, लैंथेनॉइड और जो एक्टिनॉइड के जो तत्व हैं उनमें अंतर बताओ। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो देखो लैंथेनॉइड क्या होते हैं, इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो ऐसी होती है +2, +3, +4, और जो एक्टिनॉइड है उनकी +4, 5, 6 ऐसे इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जो लैंथेनॉइड है उनकी जो क्षारीय प्रकृति होती है वो क्या होती है, कम। क्षारीय प्रकृति या क्षारीय जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, कम। और एक्टिनॉइडों में क्षारीय प्रकृति क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद में जो लैंथेनॉइड के जो तत्व हैं उनके संकुल यौगिक बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, और जो एक्टिनॉइड है उनमें संकुल यौगिक बनाने की जो प्रवृत्ति होती है ना वो क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा चौथा अंतर इसमें क्या होता है कि जो लैंथेनॉइड है उनमें बहुत कम तत्व है। एक प्रोमेथियम के अलावा कोई भी तत्व क्या नहीं होता है, रेडियो एक्टिव नहीं होता है, रेडियो एक्टिव नहीं होता है। जबकि जो एक्टिनॉइड श्रेणी है उसके अधिकतर तत्व क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं। अधिकतर तत्व क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। अब इसमें देखो दोबारा से, इसमें 4 अंतर अपने को हमेशा याद रखने हैं। इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, उसके बाद में क्षारीय प्रकृति इनकी कम होती है और इनकी क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद में इसमें कम। जो प्रोमेथियम है उसके अलावा कोई से भी तत्व इनमें रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, और इसमें प्रोमेथियम के अलावा बहुत सारे यौगिक क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। इस प्रकार से अपन ने क्या
डी और जो ए ब्लॉक के तत्व हैं उनकी सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं, जो एग्जाम में 12th बोर्ड के हिसाब से पूछे जाने लायक है वो सारी चीज़ें अपन क्या कर सकें, अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे और अगला टॉपिक अपना रहेगा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है ना। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।